भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन गणित के अंतर्गत अपन देखते हैं, आज कल अपन ने क्या देखा था? अंगुल, श्रेणी, लोक, जगत प्रतर, है ना, घनलोक आदि आदि, इनके बारे में अपन ने जाना था। और आगे देखते हैं, अपना एक चैप्टर थोड़ा सा विषय छूट गया था धाराओं में, तो धाराओं की विशेषता और देख लेंगे अपन, उसके बाद और आगे चलेंगे। जो घनागन धारा थी ना, घनागन धारा भी थोड़ी सी रह गई थी, तो उसको भी अपन पूरा देखेंगे। तो ये पूरा पहले अपन पूरा हो जाएगा, पर अपन संख्याओं की व्यापकता देखेंगे कि संख्याएं माने कितनी बड़ी बड़ी संख्याएं हमारे आचार्यों ने इनको निकाला, पढ़ करके दिया। और अभी आपके जो बड़ी बड़ी संख्या है ना, 150 अंक तक की संख्या अपन पढ़ेंगे। हाँ, अभी तक अपन 19 अंक तक की संख्या को पढ़ पाते हैं, लेकिन आगे चल करके अपन 150 अंक तक की संख्या को भी अपन पढ़ करके बताएंगे। ठीक है, पहले अपन ये धाराओं की विशेषता देख लेंगे। तो धाराओं की विशेषता है ना, तो समधारा, तो समधारा की विशेषता में क्या था कि समधारा की विशेषता में संख्यात, असंख्यात और अनंत के जगन्य स्थान तो प्राप्त हो जाते हैं, किंतु संख्यात असंख्यात के उत्कृष्ट स्थान प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, समधारा, समधारा किसे कहते हैं? समधारा जो संख्याएं दो से भाजित होती हैं, जो संख्याएं दो से भाजित होती हैं, उन संख्याओं को जो धारा ग्रहण करती है वो समधारा कहलाती है। ठीक है, तो इस समधारा में कौन कौन सी संख्या प्राप्त हो जाती हैं? तो इसमें जो है जघन्य स्थान तो प्राप्त, संख्यात, असंख्यात और अनंत के जघन्य स्थान तो प्राप्त हो जाते हैं, किंतु संख्यात असंख्यात के उत्कृष्ट स्थान प्राप्त नहीं होते समधारा में। मान लीजिए जघन्य संख्यात 2 और जघन्य असंख्यात 16 है। ठीक है, अब उत्कृष्ट संख्यात कितनी होगी फिर? मान लीजिए, माना कि एक मानक अपन मान लेते हैं, जघन्य संख्यात कितनी है? जघन्य संख्यात 2 और उत्कृष्ट संख्यात कितनी है? उत्कृष्ट जघन्य संख्या 2 है और जघन्य असंख्यात, जघन्य असंख्यात कितनी है? 16। ठीक है, तो उत्कृष्ट असंख्यात कैसे मिलेगी अपन को? इसमें से एक माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को? उत्कृष्ट संख्यात। जघन्य संख्या कितनी है? 2 और जघन्य असंख्यात कितनी है? 16। तो एक माइनस किया तो क्या हो गया? उत्कृष्ट संख्यात हो गया। उत्कृष्ट संख्या, ठीक है, कितना हो गया जी? 15 हो जाएगा। 15, 16 में से एक गया तो कितना हो गया? 15। तो 15, अब जो समधारा है तो समधारा में 15 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना, 16 मिल जाएगा। तो जघन्य असंख्यात तो मिल जाएगा, लेकिन उत्कृष्ट संख्यात इसमें नहीं मिलेगा समधारा के अंतर्गत। ठीक है,
अब मान लीजिए जघन्य अनंत कितना है, 256। जघन्य अनंत 256 मान लेते हैं, तो 256 तो इसमें मिल जाएगा, है ना। 256 इसमें मिल जाता है। तथा उत्कृष्ट अनंत कितना है, 65,536। उत्कृष्ट अनंत कितना है, केवल ज्ञान स्वरूप 65,536। ठीक है। अब 65,536 है, तो अब यहाँ पर ये कह रही हैं जी, यहाँ संख्यात असंख्यात व अनंत के जघन्य स्थान तो सम हैं, इसलिए समधारा में प्राप्त हो जाते हैं, किंतु संख्यात असंख्यात के उत्कृष्ट स्थान विषम होने से इस धारा में प्राप्त नहीं होते, किंतु अनंत का उत्कृष्ट स्थान सम होने से इस धारा में प्राप्त हो जाता है। लेकिन अनंत का उत्कृष्ट स्थान कितना है, ऐसा है, सम है, तो वो ये धारा में प्राप्त हो जाता है। समझ में आ रहा है जी। माने उत्कृष्ट संख्यात इसमें प्राप्त नहीं होगा, उत्कृष्ट असंख्यात इसमें प्राप्त नहीं होगा, जघन्य अनंत इसमें प्राप्त हो जाएगा और उत्कृष्ट अनंत भी इसमें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये सम है। जितनी संख्या है, जितने जहाँ जहाँ सम है, अब उसमें भी अपन देख लेंगे। देखो ये देखो कि जघन्य परिता संख्यात इसमें प्राप्त हो जाएगा, हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन उत्कृष्ट संख्यात इसमें प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि -1 करेंगे, इसलिए प्राप्त नहीं होगा। अब और अपन आगे चलें, जघन्य युक्ता संख्यात इसमें प्राप्त हो जाएगा, है ना, लेकिन उत्कृष्ट परिता संख्यात इसमें प्राप्त नहीं होगा। इसके और आगे चलेंगे, जघन्य संख्याता संख्यात इसमें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उत्कृष्ट युक्ता संख्यात इसमें प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। और अपन आगे चलेंगे तो जघन्य असंख्यात असंख्यात तो प्राप्त हो गया, अब उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जघन्य अनंत अनंत में, जघन्य परिता अनंत में से -1 करना है, तो -1 करें तो वो प्राप्त नहीं होगा। फिर अपन और आगे चलेंगे तो जघन्य युक्तानंत प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उत्कृष्ट परितानंत प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि -1 करेंगे अपन। जहाँ जहाँ -1 करेंगे, जहाँ जहाँ घटा करके निकालेंगे संख्या, वो संख्या इस धारा में प्राप्त नहीं होगी। कौन सी धारा में, समधारा में। समधारा, ये कौन सी धारा है, समधारा। इसमें कितने स्थान होते हैं, कितने स्थान होंगे, केवल ज्ञान के आधे। केवल ज्ञान माने 1 से 2 से लेकर के केवल ज्ञान तक जितनी संख्या है, उस संख्या से आधे स्थान प्राप्त होंगे इस धारा में, हैं? हाँ हाँ, केवल सम संख्या ही प्राप्त होंगी इसमें। सम लेंगे तो विषम संख्या सारी निकल जाएंगी, वो आएंगी विषम धारा में। ठीक है। अब आती विषम धारा की विशेषता। एक इसमें शंका और है कि समधारा में केवल ज्ञान के आधे ही स्थान क्यों हैं, है ना। अभी हमने बताया ना आधे स्थान प्राप्त होंगे, तो आधे स्थान क्यों प्राप्त होंगे, अरे आधे स्थान इसलिए प्राप्त होंगे कि आधी संख्याएं सम है और आधी संख्याएं विषम है, इसलिए आधे प्राप्त होंगे। ठीक है। आगे चलते हैं अपन विषम धारा की विशेषता। तो विषम धारा की विशेषता देखते हैं। अंक संदृष्टि की अपेक्षा से असंख्यात का जघन्य स्थान 16 और अनंत का जघन्य स्थान 256 है। इन दोनों में एक एक अंक जोड़ने से विषम धारा में असंख्यात का जघन्य स्थान 16 + 1 = 17 तथा अनंत का जघन्य स्थान 256 + 1 = 257 बन जाता है, लेकिन इस धारा में प्राप्त नहीं होता है। अर्थात सर्वधारा में संख्यात असंख्यात के जो 15 और 255 के उत्कृष्ट स्थान थे, वही यहाँ विषम धारा में हैं। अर्थात इस विषम धारा में उत्कृष्ट असंख्यात और उत्कृष्ट संख्यात तो प्राप्त होता है, प्राप्त है। उत्कृष्ट संख्यात प्राप्त होता है उत्कृष्ट संख्यात।
संख्यात प्राप्त होता है। क्यों होता है वो हमने करके दिखाया था अभी, है ना। और उत्कृष्ट असंख्यात भी प्राप्त होता है। इस विषम धारा उत्कृष्ट असंख्यात और उत्कृष्ट संख्यात तो प्राप्त होता है, किंतु जघन्य स्थान प्राप्त नहीं होते। अब इसमें जघन्य स्थान प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है, ये विषम धारा में। अब विषम धारा के कुल स्थान कितने हैं, तो केवल ज्ञान की आधे, है ना, क्योंकि जितनी केवल ज्ञान की संख्या है उसमें से आधे स्थान विषम धारा में आती है। तो समधारा व विषम धारा के स्थानों का प्रमाण प्राप्त करने की विधि, दोनों धाराओं के स्थान केवल ज्ञान के अर्ध प्रमाण केवल ज्ञान के आदि होते हैं। तो आदि अंत्य शुद्धे बड्डे दे इम जुगे ठाणा, इस कर्ण सूत्रानुसार आदि और अंत्य स्थान को शुद्ध करने अर्थात आदि और अंत के प्रमाण में जो अधिक हों उसमें से हीन प्रमाण घटाना चाहिए। प्रत्येक स्थान पर 2 की वृद्धि हुई है, अतः 2 का भाग देकर जो लब्ध आवे उसमें 1 जोड़ देने से स्थानों की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। तो सम विषम धारा के स्थान का सूत्र, तो अनंत माइनस अंत माइनस आदि अपॉन वृद्धि 6 प्लस 1। तो समधारा के स्थान केवल ज्ञान -2 अपॉन 2 प्लस 1। यहाँ समधारा का अंतिम स्थान कितने, 65,536, आदि स्थान 2 है, प्रत्येक स्थान का वृद्धि 6 2 है, अतः 65,536 -2 बटे 2 प्लस 1, 65,536 बटे 2 प्लस 1, तो ये कितने आएंगे, 32,767 प्लस 1 बराबर 32,768। ये केवल ज्ञान के अर्ध प्रमाण समधारा के स्थान होते हैं। वृद्धि 2 की वृद्धि होती है ना, 2 की वृद्धि होती है, हाँ हमेशा। ये समझ में आ गया पूरा। हाँ, अब विषम धारा की ऐसी विषम धारा के निकाल लो। तो केवल ज्ञान -1, केवल ज्ञान -1, तो विषम धारा बटे 2 अपॉन 2 प्लस 1। तो यह विषम धारा का अंतिम स्थान कितना है, 65,536 आदि स्थान बराबर 1 है। आदि स्थान किसका है, कितना है इसका, 1, ठीक है, 1 से चालू हो जाएगी जी, हाँ। और प्रत्येक स्थान पर वृद्धि 6 कितना है, 2 2 की वृद्धि होती जाएगी। 1 और 1 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3, फिर 3 में 2 जोड़ देंगे 5, 5 में 2 देंगे 7, ऐसे। यहाँ विषम धारा का अंतिम स्थान 65,536 आदि स्थान 1 है और प्रत्येक स्थान का पर वृद्धि 6 2 है। तो अतः 65,536 -1 अपॉन 2 प्लस 1, तो 65,534 बटे 2 प्लस 1, तो इसके स्थान आ जाएंगे, इसके स्थान आ जाएंगे 32,768, वही आएंगे क्या, हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ 35 होना चाहिए ना, 35 होना चाहिए, वहाँ करेक्शन लगा देना, ठीक है ना, लगा दो उसमें। किसमें, हाँ 36 से माइनस बन गया तो 35 बचे, तो 35 आया, ये 34 ही गए, 4 के 5 आ जाएगा, और प्लस 1 कर दिया इसमें, दोबारा हो जाएगा वापस, और 2 से इसको भाजित कर दिया, हैं +1 हाँ नहीं आएगा, बस दोनों में करेक्शन लगा देना, ठीक है।
तो इस तरह से ये समधारा के स्थान अपन को प्राप्त हो जाते हैं, वही बराबर प्राप्त हो रहे हैं, है ना। अब आती कृति धारा। कृति धारा आधे आधे है ना, हाँ बस सीधी सीधी बात है, उसमें कोई खास बात नहीं है। कृति धारा की विशेषताएं। अब कृति धारा किसे कहते हैं? कृति माने वर्ग। कृति किसको कहते हैं? कृति माने वर्ग। तो कृति धारा की विशेषताएं, एक से प्रारंभ कर एक एक की वृद्धि करते हुए केवल ज्ञान के प्रथम, इसका 35,536 है, तो वर्गमूल तक के स्थान इस धारा के स्थान हैं। तो कृति धारा के स्थान को तत्पद कहते हैं। कृति धारा के कुल स्थान केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल की संख्या प्रमाण है, अर्थात केवल ज्ञान 65,536 है, तो इसका प्रथम वर्गमूल 256 होता है। अंक संदृष्टि से 256 ही इस धारा के स्थान हैं। कृति धारा के कितने स्थान होंगे? 536, हाँ 256। ये जो इसका वो आया है जी जी जी, नीचे आ रहा है 35,536, ये क्या आया है? 65,000, वही तो 65,536 होना चाहिए इसको, ये करेक्शन कर देना उसमें ना। तो यहाँ पर जो है कृति धारा के स्थान को तत्पद कहते हैं। तो कृति धारा के कुल स्थान कितने हैं? 256, है ना। केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल, केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल इस कृति धारा का अंतिम स्थान कहलाता है, ठीक है। इस धारा में जघन्य संख्यात, जघन्य परिता संख्यात, जघन्य युक्ता संख्यात, जघन्य असंख्याता संख्यात, जघन्य परितानंत, जघन्य युक्तानंत, उत्कृष्ट अनंतानंत आ जाते हैं, किंतु उत्कृष्ट संख्यात इस धारा में नहीं आते, ठीक है। हाँ ज़्यादा ये है ना, यार जी 15 है, तो 15 जी कैसे आएगा उसमें कृति धारा में? 15 किसी के बारे में ही नहीं है। उत्कृष्ट युक्तानंत के स्थान प्राप्त नहीं होते। तो क्या क्या नहीं होता है इसमें? असंख्यात असंख्यात तो प्राप्त होता, उत्कृष्ट परितानंत, उत्कृष्ट युक्तानंत के स्थान प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। उत्कृष्ट अनंतानंत प्राप्त होता है, किंतु उत्कृष्ट संख्यात, उत्कृष्ट परिता संख्यात, उत्कृष्ट युक्ता संख्यात, उत्कृष्ट संख्याता संख्यात, उत्कृष्ट परितानंत और उत्कृष्ट युक्तानंत के स्थान प्राप्त नहीं होते हैं, है ना। इस बात का ध्यान रखना। और अपन कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, जैसे अपन ने उसमें निकाली थी ना द्विरूप वर्ग धारा में, या फिर संख्याएं अपन ने निकाली थी, कैसे कैसे निकाली थी, तो उस दृष्टि से ये जो संख्याएं प्राप्त नहीं होती हैं काय में? कृति धारा में। और यहाँ शंका करते हैं कि उत्कृष्ट संख्यात, उत्कृष्ट परिता संख्यात आदि संख्याएं इस धारा में प्राप्त क्यों नहीं होती हैं? समाधान, क्योंकि इस धारा में वे ही संख्याएं प्राप्त होती हैं जो वर्ग से उत्पन्न होती हैं। जैसे 2 के वर्ग से जो संख्या उत्पन्न हो रही है, तो वे ही संख्याएं प्राप्त होंगी, अन्य संख्या इसमें नहीं आएंगी। उक्त सभी संख्याएं वर्ग से उत्पन्न नहीं होती, केवल व्यकलन विधि से। व्यकलन माने माइनस करना, घटाना, व्यकलन माने घटाना। तो व्यकलन विधि से ही उत्पन्न होती हैं। जैसे उत्कृष्ट संख्यात बराबर जघन्य परिता संख्यात -1, ठीक है। तो ये क्या हो गया? विकलन विधि। अंक संदृष्टि में सर्वधारा में उत्कृष्ट संख्यात 15 है और जघन्य परिता संख्यात 16 है, अतः जघन्य परिता संख्यात -1, अतः 16 -1 बराबर कितना बचा? 15।
तो ये उत्कृष्ट संख्या आ गई। तो ये उत्कृष्ट संख्या इस कृति धारा में प्राप्त नहीं होगी। शेष सभी संख्याओं में इसी प्रकार लगा लेना चाहिए। ठीक है। उत्कृष्ट परिता संख्यात बराबर जघन्य युक्ता संख्यात -1। उत्कृष्ट इसके बाद उत्कृष्ट युक्ता संख्यात बराबर जघन्य असंख्याता संख्यात -1। ये संख्या प्राप्त होती हैं -1 करने पर। उत्कृष्ट परितानंत बराबर जघन्य युक्तानंत -1। उत्कृष्ट युक्तानंत बराबर जघन्य अनंतानंत -1। ये संख्याएं व्यकलन विधि से प्राप्त हैं, अतः इस धारा में नहीं आती हैं। ठीक है। ये संख्याएं घटाने से प्राप्त होती हैं। अब कहते हैं अकृति धारा। अकृति धारा से क्या मतलब है? जो संख्याएं वर्ग करने से प्राप्त नहीं होती हैं वे सभी किस में आ जाती हैं? अकृति धारा में। इस धारा में उत्कृष्ट संख्यात, उत्कृष्ट परिता संख्यात, उत्कृष्ट युक्ता संख्यात, उत्कृष्ट संख्याता संख्यात, उत्कृष्ट परितानंत, उत्कृष्ट युक्तानंत आते हैं, किंतु उत्कृष्ट अनंतानंत और संख्यात असंख्यात तथा अनंत के सभी जघन्य नहीं आते। ठीक है। इसमें उत्कृष्ट उत्कृष्ट आ जाते हैं सारे, केवल उत्कृष्ट अनंतानंत को छोड़ करके, केवल ज्ञान को छोड़ करके बाकी सब आ जाते हैं इसमें। ठीक है। संख्या उत्कृष्ट अनंतानंत और सभी जघन्य संख्या इस धारा में प्राप्त क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि ये सभी संख्याएं वर्ग से उत्पन्न होती हैं, है ना। और इस धारा में वर्ग से उत्पन्न होने वाली संख्याएं नहीं आती। जैसे जघन्य संख्या क्या है? 2। तो ये किसी के वर्ग से उत्पन्न नहीं हुई है। द्विरूप वर्ग धारा में संख्यात वार वर्ग करते करते जघन्य परिता संख्यात की प्राप्ति होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि जघन्य परिता संख्यात वर्ग से उत्पन्न होती है। माना जघन्य परिता संख्या 16 है ना। तो 16 तो द्विरूप वर्ग धारा का कौन सा स्थान है जी? दूसरा स्थान है। 16 द्विरूप वर्ग धारा कौन सा स्थान है? दूसरा। ठीक है। अतः यह संख्या अकृति धारा में उत्पन्न नहीं हो सकती। ये अकृति धारा में नहीं आ सकती। इसी प्रकार जघन्य परिता संख्यात, जघन्य युक्ता संख्यात, जघन्य असंख्याता संख्यात, जघन्य परितानंत, जघन्य युक्तानंत, जघन्य अनंतानंत को भी जान लेना चाहिए। इसी प्रकार से जान लेना चाहिए। घन व अघन धारा की विशेषताएं। अब इसके बाद कौन सी हैं? घन और अघन धारा की विशेषताएं। तो घन धारा कौन सी कहलाती है? जिसका घन किया जाए, 3 बार इसका गुणा किया जाए, उसे कौन सी धारा कहते हैं? घन धारा। इसका जो है अंतिम स्थान कौन सा है? 40। तो 6400 को केवल ज्ञान का आसन्न घन कहते हैं। इसके घनमूल 40 को केवल ज्ञान का आसन्न घनमूल कहते हैं। घन धारा के समस्त स्थान केवल ज्ञान के आसन्न घनमूल प्रमाण ही होते हैं। आसन्न माने, आसन्न घनमूल से क्या मतलब? आसन्न माने नजदीक रहना, जो उसके नजदीक रहे। ठीक है। तो घन धारा के समस्त स्थान केवल ज्ञान के आसन्न घनमूल प्रमाण ही होते हैं। द्विरूप वर्ग धारा में जिस वर्ग स्थान की वर्ग शलाका राशि सम होती है, उस वर्ग स्थान का अर्धभाग नियम से घन रूप ही होता है। देखो जहाँ एक बड़ी जी विशेषता आई बढ़िया। कौन सी? कि द्विरूप वर्ग धारा में जिस वर्ग स्थान की वर्ग शलाका राशि सम होती है, उस वर्ग स्थान का अर्धभाग, उस वर्ग स्थान का अर्धभाग नियम से कैसा होता है? घन रूप ही होता है। उदाहरण देखिए इसका। क्या कह रहे हैं इसमें? सम। मान लीजिए 4, द्विरूप वर्ग धारा में वर्ग शलाका 4, तो वर्ग शलाका 4, इसकी वर्ग राशि कितनी होगी? वर्ग शलाका की वर्ग राशि नहीं मालूम? अरे कितनी सरल है।
2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 16 का वर्ग 256, 256 का वर्ग आ गया। तो ये वर्गशला का समय की विषम, वर्गशला का सम है ना 4, तो इस समय तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि इसका वर्ग, अब इसका वर्ग अपन ने किया तो इसका वर्ग कितना आया, ये दिया गया 65,536, इसका आधा, इसमें 2 का भाग दो, कितना आया 32,768, ये संख्या घनरूप होगी, ठीक है, ये घनरूप संख्या होगी। निकाल लीजिए घनमूल इसका, कैलकुलेटर है हैं? करो, घन निकालना आता है, निकालो, 32,768, इसका घनमूल निकाल लीजिए। तो ये जो है घन 32 का घन है, ठीक है, कितना आ गया 32 का घन, कैसे आया जी, घनमूल निकालना पड़ता है, हाँ, तो इसका घनमूल जो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, 32 का घन, तो मैंने उदाहरण अपन ने दिया है, जो उदाहरण दे रहे हैं कि जो द्विरूप वर्ग धारा में जो वर्गशला का सम होती है उस वर्गशलाका का वर्ग का आधा नियम से कैसा होता है, सम रूप ही, वो घन रूप ही होता है, ठीक है, घन रूप। अब आती है, तो इस प्रकार से ये जो है आगे और कहते हैं कि इस धारा में केवल ज्ञान का अब आगे और कह रहे हैं द्विरूप वर्ग धारा में वर्ग स्थान की वर्गशलाकाएं विषम होती हैं, उन राशि का चौथाई भाग घनरूप होता है, और जिन राशि की वर्गशलाकाएं कैसी होती हैं, विषम होती हैं। जैसे अपन विषम देखते हैं, एक विषम का उदाहरण ले लें, विषम 256, ये तीन वर्गशलाका, 3 वर्गशलाका इसका वर्ग कितना होगा 256, इसका चौथाई करो, 4 का भाग दे दो इसमें, कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, 64 घनरूप है कि नहीं, बताओ, नहीं है, 64 वर्ग रूप भी है, 64 घन रूप भी है, 64 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में आ जाती है, 8 बटे 64, 4 चौको 16, 16 चौको, ये 4 का वर्ग है, वो 4 का घन है, 4 का घन है, और 8 का वर्ग है, हाँ, तो जो वर्गशलाका जिनकी विषम है उनका चौथाई घन रूप होता है। ये पॉइंट अपन नोट करेंगे। हाँ होगा होगा होगा, क्यों नहीं होगा, ये नियम है, अगर नहीं होगा तो क्या को दे। अभी और देखो आगे आगे जो है आपको बिल्कुल जो है उन्हें वर्गशलाका दे दी, जैसे मान लीजिए वर्गशलाका है, वर्गशलाका में मालूम है किसी राशि की वर्गशलाका मान लीजिए 6 वर्गशलाका है। अब इसके अर्धछेद निकालो कितने होंगे,
कोई राशि, अब अर्धछेद मालूम नहीं है, राशि भी मालूम नहीं, राशि क्या है जी, केवल वर्ग शलाका दी है, बोले वर्ग शलाका 6, अब इसके अर्धछेद निकाल लो, कितने आएंगे? 64, बिल्कुल राइट है। हैं? अरे तरीका है, 2 का 6 बार इंटू कर लो। माना नहीं, एक्यूरेट है जी। जितनी ये अर्ध वर्ग शलाका किसे कहते हैं? अर्धछेदों के अर्धछेद को वर्ग शलाका कहते हैं। ठीक है, तो 64 के अर्धछेद कितने आएंगे? मतलब 64 संख्या अपन को प्राप्त है, इसके अर्धछेद कितने आएंगे? 3 काय को आएंगे? काय को आएंगे? 8। हाँ, 64 के आधे 32, 16, 8, 4, 2 और 1, कितने आए? 6। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये अर्धछेद किए थे। अब इसके 6 बार 2 तो लिख दो, 1 2 3 4 5 और 6 गुणा कर लो आपस में, प्राप्त हो गया। अब अपन को मान लीजिए अर्धछेद मालूम है, अर्धछेद मालूम है, वर्ग शलाका निकाल लो, तो अर्धछेद का अर्धछेद कर दो, वर्ग शलाका आई। और संख्या निकालना है तो जैसे मान लीजिए वर्ग शलाका अपन को मालूम है और संख्या मालूम नहीं है, तो वर्ग शलाका अपन द्विरूप वर्ग धारा से भी निकाल सकते हैं, नहीं निकालें तो अपन ऐसे करके निकाल सकते हैं कि मान लीजिए वर्ग शलाका अपनी 4 है, ठीक है ना। अब 4 वर्ग शलाका है, अब इसके अर्धछेद कितने आएंगे? फिर 4 के अर्धछेद कितने हो जाएंगे? वर्ग शलाका के जिस संख्या की वर्ग शलाका 4 है उस संख्या की अर्धछेद कितने होंगे? काय के होंगे? 2 नहीं होगा, नहीं होगा, इसके अर्धछेद होंगे 16। हाँ, वर्ग शलाका कितनी है? 4, 4 बार 2 लिख लो, 1 2 3 4 हो गया। हाँ सही है, 16 अर्धछेद हो गए। यदि अपन को कैलकुलेटर का प्रयोग करना तो सीधा सीधा कर दीजिए 2 की पावर 16, आपकी संख्या निकल के आ जाएगी। और कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करना है, नहीं है कैलकुलेटर तो फिर ये 2 2 16 वाला लिख लो, आ जाएंगे। ठीक है, वर्ग शलाका से संख्या प्राप्त करना, अर्धछेदों से संख्या प्राप्त करना, ये सारी विशेषताएं अपन को रखना पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये अपनी और आगे कहते हैं कि जैसे द्विरूप वर्ग धारा के प्रथम स्थान 4 व तृतीय स्थान 256 की वर्ग शलाकाएं क्रमशः 1 और 3 हैं जो विषम हैं। द्विरूप वर्ग धारा का प्रथम स्थान 4 है, इसका चौथाई 1 प्राप्त हुआ जो 1 के घन स्वरूप है। देखो कितना छोटी संख्या बता दी। जैसे द्विरूप वर्ग धारा का प्रथम स्थान कौन सा है? 4, तो 4 जो है तो वर्ग शलाका विषम हुई के सम? विषम। एक क्या है? विषम। तो अब इसका चौथाई करो, कितना आया? 1। तो 1 जे घन रूप है कि नहीं? हाँ जी, घन रूप ही है। 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1, घन रूप हो गया, है ना। तो इसी तरह से 3 वर्ग शलाका वाला 256, 256 का चौथाई 64 वो घन रूप है। 5 वर्ग शलाका, जिसकी वर्ग शलाका 5 है वो संख्या कितनी आएगी? इसकी संख्या कितनी आएगी? 65,536 स्क्वायर। इसका गुणा करना पड़ेगा आपस में, उसका चौथाई कर देंगे तो वो घनरूप हो जाएगा। ठीक है,
उपर्युक्त न्यायानुसार केवल ज्ञान की वर्गशला का सम होने से केवल ज्ञान का अर्धभाग गण रूप ही होता है, यह सिद्ध हुआ। केवल ज्ञान की वर्गशला का कैसी है, सम होने से जो केवल ज्ञान उसका जो अर्धभाग है केवल ज्ञान का वो कैसा है, गण रूप ही होता है। ठीक है, इस अब आती अघन धारा। ये नोट हो गया, नोट यहाँ तक हो गया। अब अघन धारा, इस अघन धारा के कुल स्थान केवल ज्ञान के आसन्न मूल की संख्या प्रमाण है। घन धारा हो गई ऊपर, अब अघन धारा आ गई। इसमें थोड़ा सा एक हेडिंग डाल देंगे ना। तो इस अघन धारा के कुल स्थान केवल ज्ञान के आसन्न मूल की संख्या प्रमाण है। अघन धारा, जो धाराएं घन के अंदर ना हो वो अघन। ठीक है, अब आती वर्ग मात्रिक धारा की विशेषताएं। वर्ग मात्रिक धारा किसे कहते हैं? वर्ग मात्रिक धारा, मातृ माने माता, जो माता के समान नई नई संख्याओं को उत्पन्न करती है, वो क्या है? वर्ग मात्रिक धारा। हाँ, 1 से लेकर के 256 तक ये सब क्या है जी? वर्ग मात्रिक। 1 से प्रारंभ कर केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल पर्यंत जितने स्थान हैं उतने ही स्थान इस धारा के हैं। तो 21 प्रकार की संख्या प्रमाण में से इस धारा में कौन कौन सी संख्या आती हैं? मध्यम अनंत अनंत आता है। मध्यम अनंत अनंत का अंतिम बहुभाग और उत्कृष्ट अनंत अनंत नहीं पाया जाता। इसमें कौन कौन से स्थान नहीं पाए जाते हैं? मध्यम अनंत अनंत का अंतिम बहुभाग और उत्कृष्ट अनंत अनंत नहीं पाया जाता। किसमें? वर्ग मात्रिक धारा में। जैसे सभी संख्याएं शेष सभी संख्याएं पाई जाती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 256 तक। ठीक है, और 257 नहीं पाया जाएगा। इसमें क्यों नहीं पाया जाएगा? ये अवर्ग मात्रक में आएगा, क्योंकि ये नई संख्या उत्पन्न नहीं कर सकता। तो अवर्ग मात्रिक की विशेषताएं इस अवर्ग मात्रिक धारा के समस्त स्थान केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल से रहित केवल ज्ञान प्रमाण है। कहां तक होंगे जी? 65,536 तक, यहां से लेकर के। ठीक है, ये क्या किस में आएंगे जी? अवर्ग मात्रिक। जो केवल ज्ञान की संख्या है ना, केवल ज्ञान के अवयविक प्रतिच्छेदों की जी अवर्ग मात्रिक संख्या अवर्ग मात्रक में आएगी, वर्ग मात्रक में नहीं आएगी। तो इस तरह से ये अवर्ग मात्रिक। इस धारा में, अवर्ग मात्रिक धारा में केवल ज्ञान के अर्धच्छेद, वर्गशलाका और वर्गमूल आदि नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्रमशः 16, 4 और 256 हैं, जो इस धारा के प्रथम स्थान से हीन हैं। माने इस धारा में केवल ज्ञान के अर्धच्छेद नहीं पाए जाते। ठीक है, वर्गशलाका और वर्गमूल आदि नहीं पाए जाते, वर्गमूल आदि नहीं पाए जाते, क्योंकि ये क्रमशः 16, 4 और 256 हैं, जो इस धारा के प्रथम स्थान से हीन हैं। हाँ, जो 257 से चालू हो रही है। हाँ, नहीं 16 क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? अवर्ग मात्र 256, 16 का वर्ग 256, 4। हाँ, नहीं क्या है ना, क्या दे रहे हैं? अर्धच्छेद, वर्गशलाका और वर्गमूल आदि नहीं पाए जाते, क्योंकि ये क्रमशः 16। वर्गशलाका, केवल ज्ञान की वर्गशलाका कितनी है? अर्धच्छेद कितने हैं? 32 है ना। तो अर्धच्छेद इस धारा में नहीं पाए जाते। और वर्गशलाका कितनी? 4। तो ये 4 वर्गशलाका, केवल ज्ञान की वर्गशलाका 4 है, तो ये भी नहीं पाई जाती। ठीक है, और 256 क्या है? प्रथम वर्गमूल।
क्योंकि ये 257 से चालू होता है। हाँ, ये वर्ग मात्रक में पाए जाते हैं, अवर्ग मात्रक में नहीं पाए जाते। अब आती घन मात्रिक धारा। घन मात्रिक धारा, जो संख्याएं घन करने से उत्पन्न हो, ये सारी क्या है? घन मात्रिक। तो घन मात्रिक धारा की विशेषताएं, एक से लेकर केवल ज्ञान के आसन्न घनमूल पर्यंत इस धारा के स्थान होते हैं। इस धारा में केवल ज्ञान का द्वितीय वर्गमूल तो पाया जाता है, क्योंकि उसका घन केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल से गुणित द्वितीय वर्गमूल होता है, जो केवल ज्ञान से कम है। किंतु केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल नहीं पाया जाता, क्योंकि इसका घन केवल ज्ञान से अधिक हो जाता है। द्वितीय वर्गमूल तो पाया जाता है इसमें, घन मात्रिक में। तो एक से लेकर केवल ज्ञान के आसन्न घनमूल पर्यंत इस धारा के स्थान होते हैं। आसन्न घनमूल पर्यंत, आसन्न घनमूल क्या है? 40 तक पाया जाता है। हाँ, तो वहां तक इस धारा के स्थान पाए जाते हैं। ठीक है। और इस धारा में क्या क्या नहीं पाया जाता है? केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल, केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल नहीं पाया जाता। और क्या नहीं पाया जाता है? बस एक से लेकर केवल ज्ञान के आसन्न घनमूल पर्यंत है। इस धारा में केवल ज्ञान का द्वितीय वर्गमूल तो पाया जाता है, लेकिन द्वितीय वर्गमूल पाया जाता है। द्वितीय वर्गमूल कितना है? 16। तो ये तो पाया जाएगा इस धारा में, क्योंकि इसका अपन घन करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? 4096 हो जाएगा। 4096 हो जाएगा इसका घन। तो ये केवल ज्ञान से कम है ना? तो ये तो पाया जाता है, लेकिन प्रथम वर्गमूल क्या है? प्रथम वर्गमूल ये है, तो ये नहीं इसमें पाया जाता। इसका घन नहीं कर सकते, इसलिए नहीं पाया जाता। इसका घन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका घन जो है केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल से गुणित द्वितीय वर्गमूल। जे जो है ना, जे इसका घन है ना, जे केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल इंटू केवल ज्ञान का द्वितीय वर्गमूल बराबर, ये यहां लिखा है ना, जो जी आ गया, प्रथम वर्गमूल से गुणित द्वितीय वर्गमूल, इसका स्थान होता है। इसलिए ये तो पाया जाता है, और प्रथम वर्गमूल नहीं पाया जाता इसका। तो इसमें द्वितीय वर्गमूल पाया जाता है, ये प्रथम वर्गमूल इसमें नहीं पाया जाता, क्योंकि ये जो है इतनी संख्या उत्पन्न होती है, ये इस स्वरूप होता है। जो द्वितीय वर्गमूल है, ये द्वितीय घनमूल है, तो द्वितीय घनमूल का घन करने पर इतनी संख्या उत्पन्न होती है, जो प्रथम वर्गमूल इंटू द्वितीय वर्गमूल प्रमाण हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला आ गया। अब आती है अघन मात्रिक धारा की विशेषताएं। इस धारा के स्थान आसन्न घनमूल रहित केवल ज्ञान प्रमाण है। अघन मात्रिक धारा, अघन मात्रिक धारा माने जो धारा घन के द्वारा अन्य संख्याओं को उत्पन्न करने में असमर्थ होती है, वो क्या है? घन मात्रिक, वो अघन मात्रिक धारा। तो इसके स्थान कितने होते हैं? केवल ज्ञान के आसन्न घनमूल। केवल ज्ञान का आसन्न घनमूल कितना था? 40। तो 40 से लेकर केवल ज्ञान पर्यंत, हाँ 41, सॉरी 41 से लेकर 65,536 तक इसके स्थान पाए जाते हैं, है ना? समझ में आ रहा है जी? इस धारा में जघन्य संख्यात से लेकर जघन्य अनंतानंत तक का कोई भी स्थान नहीं है। इस धारा में जघन्य संख्यात से लेकर जघन्य अनंतानंत तक का कोई भी स्थान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके तो घन होते हैं, ये अघन में आती नहीं है। उत्कृष्ट अनंतानंत है,
इसमें तो कौन सा स्थान पाया जाता? उत्कृष्ट अनंतानंद पाया जाता है, किंतु मध्यम अनंतानंद भजनीय है। और मध्यम अनंतानंद कैसा? भजनीय, पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता है, क्योंकि कई अनंतानंद ऐसे हैं मध्यम अनंतानंद जिनका घनमूल किया जा सकता है, और कई घन ऐसे हैं कि जिनका नहीं किया जा सकता घन। अब मान लीजिए मध्यम अनंतानंत में मान लीजिए केवल ज्ञान से एक कम, तो वो इसमें नहीं पाया जाएगा। नहीं, अनंतानंद तक का कोई भी स्थान नहीं है, जघन्य अनंतानंद तक का कोई भी स्थान नहीं है। हाँ, ये नहीं पाए जाते। इसके बाद तो पाया जाएगा केवल ज्ञान -1, वो भी पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा? क्योंकि उसका घन नहीं हो सकता। केवल ज्ञान -2 वो भी इसमें पाया जाएगा, क्योंकि उसका घन नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है? सब मध्यम अनंत अनंत, तो ये तो पाए जाएंगे इस धारा में, है ना। लेकिन जहां पर अपन इतने नीचे उतर आए, इतने नीचे उतर आए कि उसका घन आसानी से हो सकता है, तो वो नहीं पाए जाएंगे इसमें। जैसे अपना क्या है, केवल ज्ञान 65,536, ठीक है। अब इसमें से 65,535 ये भी पाया जाएगा, क्यों? अघन मात्र के जी, तो ये पाए, इसका उसका घन नहीं हो सकता। 34 भी पाया जाएगा, 33 भी पाया जाएगा, 32 भी पाए जाएंगे, ये सारे स्थान पाए जाएंगे। कहाँ तक पाए जाएंगे? कहाँ तक पाए जाएंगे? अब अंक संदृष्टि देख ले तो अंक संदृष्टि देखना है तो फिर 41 तक पाए जाएंगे। हाँ, और 40 से चालू हो रहा है, तो 41 तक पाए जाएंगे, इधर स्थान पाए जाएंगे, ठीक है। तो मध्यम अनंतानंद भजनीय है, पाया भी जाता है और नहीं भी पाया जाता, दोनों बातें। इस धारा में जगन संख्या से लेकर हो गया जी। अब आती द्विरूप वर्ग धारा की विशेषताएं। अब इसमें विशेषताएं बहुत सारी हैं, क्योंकि ये धारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी धाराएं खैर सबसे ज़्यादा ये आती घन धारा, द्विरूप घन धारा और द्विरूप वर्ग धारा, ये बहुत ज़्यादा यूज में आती हैं। तो द्विरूप वर्ग धारा की विशेषताएं, पूर्व का वर्ग करते हुए संख्यात स्थान आगे जाकर जघन्य परिता संख्यात की वर्गशला का राशि, उसी की अर्धछेद, जघन परिता संख्यात की वर्गशला का राशि, ये मिला दीजिए, वर्गशला का राशि मिला दीजिए इसको, उसी के अर्धछेद, उसी का प्रथम वर्गमूल प्राप्त होता है। फिर उसका एक बार वर्ग करने पर जघन्य परिता संख्यात की राशि से संख्यात स्थान आगे जाकर जघन्य युक्ता संख्यात प्रमाण आवली का वर्ग करने पर प्रतरावली की प्राप्ति होती है। जो राशि विरलन और देय के विधान से उत्पन्न होती है, उस राशि की वर्गशलाकाएं और अर्धछेद इस धारा में नहीं मिलते, ठीक है। जो राशि किससे उत्पन्न हो रही है? विरलन और देय। विरलन देय समझ गए? हाँ, देखो विरलन देय जो है ना, इसको हम समवर्गित भी कह सकते हैं, समवर्गित, ठीक है। कैसे समवर्गित? कैसे? मान लीजिए 2 की पावर 2 की पावर 14, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि 14 बार आपस में गुणा करो। वही विरलन में, उसमें अलग अलग कर दे, इसको 14 बार लिख दो जी, ये विरलन हो गया, जब 2 लिख दो, आगे समझ में। 256 की पावर 256,
अब ये क्या कह रहा है कि 256 का 256 से 256 बार गुणा करो, ये इसका कहना है। तो चाहे इसको ऐसे लिख लो और चाहे इसको ऐसे लिख लो, शॉर्ट में इसको संवर्गित कह देते हैं, और दूसरी भाषा में इसी को, शास्त्रों की भाषा में इसी को ब्रह्मणोदय कह दिया। ठीक है, तो इससे जो राशि उत्पन्न हो रही है वो राशि जो है इस धारा में उस राशि की वर्ग शलाकाएं और अर्धछेद द्विरूप वर्ग धारा में प्राप्त नहीं होते। टाइम कितना हुआ है? 3:30 हो गए। तो शेष अपन इसको अपन कल देखेंगे। आज इतना ही, क्योंकि समय अपना पूरा हो चुका है। बोले महावीर भगवान की। शंकर बंद कर दो इसको। हे देव, हमें किसके शरण में जाना चाहिए? हे देवी, हे देवी, हमें देव शास्त्र गुरु की शरण में जाना चाहिए। प्रश्न किया देवी ने कि हमें किसकी शरण में जाना चाहिए। आपको समझ में आ गया किसकी शरण में जाना चाहिए? तो चलिए देवियों, अपने स्थान की ओर प्रस्थान कीजिए। दूसरे देव उठते हैं और अपनी देवी के साथ पहुंचते हैं। आइए, आप लोग थोड़ी तालियां बजा सकते हैं। ओ, देवी क्या देख रही थी आप? हे देव, समोसरण में प्रथम भूमि का नाम क्या है? देवी, तुम हमारे साथ इतने समय से स्वर्गलोक में भ्रमण करती हो, तुम्हें ये बात ज्ञात नहीं हुई अभी तक? तभी तो पूछ रहे हैं। ऐसे तो पूछ रहे हैं।